नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा डीएफसीसीएल का पेपर। डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर का अपन पेपर सेट फर्स्ट कर चुके हैं। अब अपना रहेगा पेपर सेट सेकंड। तो सेकंड में देखेंगे, इसमें टेक्निकल के आपने 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध एक है। प्रतिरोध क्या है बताना है। प्रतिरोध एक आपका बायलेटरल कंपोनेंट है और क्या है, पैसिव डिवाइस यानी पैसिव कंपोनेंट, और बायलेटरल यानी द्विपक्षीय आपकी और निष्क्रिय युक्ति है, वो है आपकी प्रतिरोध। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, नोट करोगे तभी फायदा होगा, ये क्वेश्चन होगा। अपना सेकंड क्वेश्चन है, केवीएल के अनुसार किसी लूप में, केवीएल का नियम है, केवीएल के दो नियम है, एक तो है आपका वोल्टेज से संबंधित केसीएल, एक है आपका केवीएल। किरचॉफ के दो नियम है, एक तो आपका केवीएल और केसीएल। केवीएल के अंदर आपका वोल्टेज के अंदर आई ड्रॉप, यानी केवीएल के अनुसार किसी लूप में आई आर ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये होता है आपका केवीएल। केसीएल का होता है आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टता V के किसी भी मान के लिए कौन से प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, यानी V के लिए कौन सी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, वो अपन को बताना है। तो अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, तो अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए अपन को यहाँ से I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो I की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ से सर्किट आपका, ये आपका सर्किट क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 वोल्टेज, 0 ओम है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस हो गया, 2 और 3, यानी 6 वोल्टेज की 6 वोल्टेज आपका वोल्टेज है और आपका रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो करंट कितनी होगी, करंट हो गई आपकी 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है, यानी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, विरोध करता है, वो कहलाता है आपका रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस कहलाता है पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिलेक्टेंस की ऐसा इकाई पूछी है। रिलेक्टेंस की ऐसा इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर आपकी ये होती है आपकी रिलेक्टेंस की इकाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स का अनुपात कितना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात की गई है, तो इसके अंदर होता है लेस देन 1, यानी 1 से कम होता है, और N2 आपका ज्यादा होता है N1 से। ये होता है स्टेप अप की कहानी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि डीसी सीरीज मोटर की ध्रुवता, यानी ध्रुवता पोलरिटी चेंज हो जाए तो क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाए तो एक ही दिशा में संचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप होती है। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर 3 स्लिप होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 चरण यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण की आंशिक स्लिप का अनुपात होता है, वो होता है आपका रोटर कॉपर लॉस बटे रोटर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब लोड अचानक से परिवर्तन होता है, तब जाके सिंक्रोनस मोटर में आपका हंटिंग दोष होता है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, यानी एक समान स्पीड में चलती है, उसमें आपकी गति समान रहती है। तो इसमें अगर आपने लोड अचानक से चेंज कर दिया, लोड ज्यादा बढ़ गया, तो उसके अंदर हंटिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वाटमीटर में किसका उपयोग करके केवल एसी में किया जा सकता है। तो वाटमीटर में अपन इंडक्शन टाइप वाटमीटर का प्रयोग करके एसी के अंदर प्रयोग करते हैं, वो करते हैं इंडक्शन टाइप वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। थर्मोकपल टेम्परेचर मापने के लिए काम में लिया जाता है, तापमान मापने के लिए काम में लिया जाता है थर्मोकपल। और ये इसकी आपकी सीमा होती है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये थर्मोकपल की होती है टेम्परेचर मापने की सीमा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 13। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक संकेत उपकरण का नियंत्रित टॉर्क जैसे जैसे चलती प्रणाली का विक्षेपण बढ़ता है तो क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, नियंत्रित टॉर्क है, वो होता है वो आपका बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। एक चल कुंडल एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध 5 ओम है तथा 100 मिली एम्पियर मापन करता है। 100 एम्पियर मापने के लिए शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका RSH बराबर RM अपॉन 1M-1 होता है। तो अपन को पहले m की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो m बराबर होता है I अपॉन आई एम। तो आई एम की अपन को वैल्यू दे रखी है। तो 100 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर मिली एम्पियर के अंदर दे रखा है, तो 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा आपका 1000। एम की वैल्यू आ गई अपन के पास में 1000। तो आर एस एच बराबर आर एम की वैल्यू है 5 और एम की वैल्यू है 1000 और एक माइनस करना है, तो 5 बटे आपका 999। तो इसका आगे आ जाएगा लगभग 0.005 ओम। ये हो जाएगा आर एस एच शंट प्रतिरोध का मान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे एक सीआरओ निम्न मापन के लिए उपयोग किया जाता है। तो सीआरओ आपका पावर को छोड़ के सभी चीजें मापता है, तो पावर को नहीं मापता है। तो ये मापता है एसी वोल्टेज को भी मापता है, डीसी वोल्टेज को भी मापता है, फ्रीक्वेंसी को भी मापता है, लेकिन पावर को क्या करता है? पावर को नहीं मापता है। ये सीआरओ पावर को नहीं मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कोरोना किससे प्रभावित नहीं होता है? तो कोरोना किससे प्रभावित नहीं होता है? तो अपन को देखना है कंडक्टर का आकार, कंडक्टर की आकृति और कंडक्टर की सतह स्थिति और प्रचालन वोल्टेज, यानी प्रचालन वोल्टेज, इनसे ये कोरोना आपका प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ओवरहेड लाइनों के मामले में अर्थ की उपस्थिति ओवरहेड लाइनों में क्या होती है? तो ये अपन को बताना है। तो इसमें क्या होती है? आपकी धारिता है ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। धारिता आपका लाइनों में अर्थ की स्थिति उपस्थिति होने के कारण धारिता कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे सरज टैंक स्थित होता है। तो सरज टैंक कहाँ पर स्थित होता है? सरज टैंक होता है आपका टरबाइन के पास में स्थित होता है सरज टैंक, जो कि हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19 एक चालक का आर्थिक आकार निर्धारित किया जाता है। तो चालक का आर्थिक आकार निर्धारित किया जाता है केल्विन नियम से। ये आपको ध्यान में रखना है, केल्विन नियम से आपका आर्थिक आकार कंडक्टर का निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 एक उत्पादक संयंत्र में लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका औसत भार बटे अधिकतम भार। ये होता है आपका उत्पादक संयंत्र में लोड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 21 एक व्यवहारिक शक्ति प्रणाली में सबसे गंभीर दोष होता है। तो सबसे ज्यादा गंभीर दोष होता है वो होता है आपका 3 फेज फॉल्ट होता है, वो सबसे ज्यादा गंभीर दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग दूरस्थ तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका निर्वात सर्किट ब्रेकर, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 23 आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज प्रणाली के कितने वोल्टेज काम में लिए जाते हैं? तो सिंगल फेज वोल्टेज होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड 230 वोल्टेज आपका घरेलू सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है, उपभोक्ताओं के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। इंसुलेटर के कारण विफल हो सकता है, यानी इंसुलेटर के कारण क्या विफल हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट एंड डिस्पोजिशन ऑफ डस्ट। ये आपके इंसुलेटर के कारण आपके विफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25 केबल का सबसे किफायती आकार होता है, यानी केबल का आकार निर्धारित करने के लिए अपन किस फॉर्मूले के यूज करते हैं? तो वो करते हैं आपका D बराबर 2V/G मैक्सिमम। तो ये अपन केबल का निर्धारण करने के लिए ये आपका सूत्र काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26 एक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री का निश्चित अंतर है। निश्चित अंतर का मतलब यही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। अपन को ये सिंबल बताना है, ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल आपका टनल डायोड का सिंबल है, जिसमें आपका एनोड लगा है, कैथोड लगा है, और ये टनल की आकृति यानी सुरंग की आकृति का ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 28। एक ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन पर होता है, तो वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन पर होता है लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना मोसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इंसुलेटिंग लेयर मटेरियल वो होता है आपका SiO2 यानी SiO2 आपका मटेरियल होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो ये आपको मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आपका सिलेक्ट लाइन है और इधर आपका नंबर्स है, जिसमें आपका नंबर्स ऑफ इनपुट है जो कि दिए जाते हैं 2n² से, और ये आपकी सीरियल लाइन है। तो ये किसका है, तो ये है आपका मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर का ये डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 31। SCR को बंद करने के लिए क्या करते हैं, SCR बंद होता है, तो SCR को बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनोड करंट को शून्य करते हैं, यानी एनोड करंट को 0 करते हैं, तभी जाके आपका SCR बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 32। एक SCR सर्किट में चालन कोण को बदला जा सकता है, चालन कोण को बदलने के लिए SCR के अंदर गेट वोल्टेज को बदलकर अपन चालन कोण को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर आपको सिंबल दिखाया गया है, सिंबल के अंदर एनोड लगा है, कैथोड लगा है और गेट लगा है, और इसके अंदर ऊपर ये आपकी लाइटिंग गिर रही है, तो ये है आपका LASCR का यानी लाइट इमिटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, लाइट एक्टिवेट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है, IGBT का होता है आपका के 3 टर्मिनल होते हैं IGBT के, एक होता है आपका कलेक्टर, एक होता है आपका एमिटर, एक होता है आपका गेट। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि IGBT की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 35। ट्राइक सबसे उपयुक्त है जब आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा, तो ये सबसे ज्यादा काम में करता है, तो ये करता है आपका लो फ्रिक्वेंसी AC इनपुट में हो, तो ये सबसे ज्यादा ट्राइक काम में कार्य करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36। SCR को स्थायी नुकसान पहुंचाता है, यानी स्थायी नुकसान कौन सा पहुंचाता है, वो पहुंचाता है आपका हाई करंट पहुंचाता है, हाई आपका करंट राइज आपका मतलब धारा वृद्धि उच्च दर हो तब भी आगे नुकसान पहुंचाता है, उच्च तापमान वृद्धि हो तब भी SCR को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वोल्टेज वृद्धि की दर से आपका SCR के अंदर इतना नुकसान नहीं होता है। किसकी वजह से नुकसान नहीं होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आ सकता है आपका वोल्टेज वृद्धि की दर से ये आपका नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 36। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे। देखो अब क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सीलिंग फैन की कैपेसिटर की धारिता आमतौर पर होती है, सीलिंग फैन की अपन कैपेसिटर रेटिंग बतानी है, तो वो होती है आपकी सामान्यतः होती है 2.5 माइक्रोफेरेड यानी 2.5 माइक्रोफेरेड होती है सीलिंग फैन की आपकी कैपेसिटी होती है धारिता की, तो होती है 2.5 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने की विधि में शुरुआती वोल्टेज कम नहीं होती है, तो वो होती है आपकी स्लिप रिंग, इसका राइट आंसर होगा, स्लिप रिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 39। मोटर का चयन करते समय किसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, तो मोटर की चयन करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी स्टार्टर की आवश्यकता होती है अनिवार्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 40। ज्वालारुधि मोटरों का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका ज्वालारुधि का नाम से पता चल रहा है विस्फोटक, यानी वातावरण के अंदर ऐसी मोटरों का आपका प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक वातावरण होता है वहां पे ज्वालारुधि मोटरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41। फॉरवर्ड पाथ की संख्या बतानी है, फॉरवर्ड पथ की संख्या ज्ञात करो, तो फॉरवर्ड पाथ की संख्या इसके अंदर आपको ज्ञात करनी है,
तो ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड पाथ का। तो इसके अंदर बतानी, ये डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर देखना है इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का रास्ता बताना है। तो एक तो हो गया आपका यहाँ से लेके सीधा सीधा ये, एक हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ पे, दो ही रास्ते हैं क्योंकि ये तो आपके फीडबैक पाते हैं, नहीं वापिस उल्टे आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपके दो आपके फॉरवर्ड पाथ है, ये आपको अच्छे से करवा दिए गए हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 42। तो इसके अंदर आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो डायग्राम पे सी एस अपन आर एस पूछा है, सी एस सी बटा आर पूछा है या सी पूछा है। तो ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम से लिखते हैं, ये G1 लगा है, G2 लगा है, और ये आपके फिर से आप यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ लगा G3। तो किससे किस प्रकार लिखते हैं इसको, C अपॉन आर, यानी आउटपुट बटे इनपुट लिखते हैं, फिर G1 G2 ये प्लस में आपका G3, फिर यहाँ से C लिखेंगे तो R यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C बराबर R कोष्टक G1 G2 प्लस G3, ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। सिस्टम ये दिया गया आपको -3s प्लस 3 प्लस के बराबर 0 के अनस्टेबल होने के लिए के का मान, तो ये आपको करवा दिया गया कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपका। तो इसका आपका वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको सॉल्यूशन करोगे तो आएगी आपके के बराबर -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कंट्रोल सिस्टम में डीएफसी से लेके अपनी प्लेलिस्ट में देखोगे, कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर लगा है इसमें पूरा, तो इसलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। रेफ्रिजरेटर कौन सी प्रणाली का उदाहरण है, तो रेफ्रिजरेटर है वो आपका बंद लूप यानी क्लोज लूप प्रणाली का एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 45। तो इसके अंदर आपको डायग्राम दिखाया गया है और ये भी आपको अच्छे से करवा दिया गया है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपका इनपुट में लगा है VIS, R लगा है, R2 लगा है और कैपेसिटर लगा है, V0S लगा आउटपुट के अंदर। तो ये अपन को बताना है, V0S अपन को VIS बताना है। तो ये आपको अच्छे से आपको कंट्रोल सिस्टम के अंदर करा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो वो आएगा आपका R2SC प्लस 1 अपॉन R1SC प्लस R2SC प्लस 1, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 46। CS अपॉन RS अपन को दिया गया 1 अपॉन S-1 S-2, तो ये बताना है ये कौन सा स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। तो ये है आपका अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी प्लस के अंदर आएगी, प्लस के अंदर आएगी तो इस साइड के अंदर आएगी, तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 47। वो सिस्टम जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं हो तो वो कौन सा सिस्टम होता है, तो वो होता है आपका, वो लूप होता है आपका नॉन टचिंग लूप होता है, जिसके अंदर आपका कॉमन नोड नहीं होती है, वो होता है आपका नॉन टचिंग लूप, वो लूप होता है नॉन टचिंग लूप। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 47। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट करो, साथ के साथ नोट करोगे तभी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका बताना है d² अपॉन dt², ये y दिया गया है, प्लस d अपॉन dt y बराबर du अपॉन dt प्लस 2u है। तो इसका आपको ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखा कर d² अपॉन dt को लिखते हैं s² और y को लिखते हैं ys, प्लस d अपॉन dt को लिखते हैं s और y को लिखते हैं ys। तो ये हो गया s² ys प्लस sys बराबर, और ये वैल्यू इसको d अपॉन dt को लिखते हैं s और u को लिखते हैं us। तो ये हो गया s प्लस ये हो गया 2 का 2u s लग जाएगा इसके साथ में, तो 2us, ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज हो गया। ये मैंने आपको सिखा रखा है अच्छी तरीके से। तो ये हो गई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, s² ys प्लस sys बराबर sus प्लस 2us, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। एक रेखिक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है सभी प्रारंभिक स्थितियां के शून्य होने के साथ आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है, वो होता है आपका एक रेखिक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे।
धनात्मक फीडबैक के साथ बंद लूप यानी क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली में सिस्टम ओवरऑल गेन होता है। तो ओवरऑल गेन क्या होता है धनात्मक फीडबैक सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करता है आपका ओवरऑल गेन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 51। यदि x n बराबर -x और कोष्टक -n, तो संकेत कौन सा होगा? संकेत होगा आपका ओड सिग्नल। ये भी मैंने सिग्नल सिस्टम में बता रखा है कि जो दोनों साइड में माइनस हो तो आपका हो जाता है ओड सिग्नल। एक साइड में माइनस हो, एक के साथ में माइनस हो, तो वो हो जाता है आपका इवन सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x ऑफ t बराबर x माइनस t कौन सा सिग्नल है? तो ये है आपका इवन सिग्नल। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डीएफसीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, तो ये आपको नोट कर लो, क्योंकि दो जगह माइनस है आउटपुट के अंदर, तो ये हो गया आपका ओड सिग्नल। अगर एक जगह माइनस है तो इवन सिग्नल। इससे बेस्ट तरीका नहीं है याद रखने का। अगर क्वेश्चन हार्ड बना तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, यदि x1t एक ओड सिग्नल है और x2 आपका इवन सिग्नल है, तो x3t बराबर x1t इंटू x2t, यानी एक आपका ओड सिग्नल है, एक आपका इवन सिग्नल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिग्नल बनेगा? सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, तो ये बनेगा आपका ओड सिग्नल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ओड सिग्नल। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओड और इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ओड सिग्नल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 54। संकेत की मौलिक समय अवधि ज्ञात कीजिए। इसकी आपको समय अवधि ज्ञात करनी है। अपन को क्वेश्चन दिया गया है x ऑफ t बराबर 1/2 cos 2 पाई t। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा अपन को दे रखा है 4 पाई, ओमेगा की जगह दे रखा है 4 पाई, तो अपन ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी बराबर 4 पाई, तो इसको t बराबर होगा 4 पाई अपॉन 2 पाई। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपका जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2/1, यानी 2/1 यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 55। y ऑफ t बराबर x माइनस टी प्रणाली है, तो ये बताना कि सिस्टम कौन सा है, कोजल सिस्टम है या नॉन कोजल सिस्टम है। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ये है आपका नॉन कोजल सिस्टम है, ये आपका नॉन कोजल सिस्टम का एग्जांपल है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट कर लो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आपको फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन दिखाया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये है आपका आरटी यानी रैंप फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन अपन को बताना है। तो रैंप ये डायग्राम देके अपन को पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आपका फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये होगा, ये आपका रैंप फंक्शन का पूछ रहा है, तो रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एक विरोधी कर्णीय प्रणाली यानी एंटी कोजल सिस्टम को बोलते हैं हिंदी के अंदर विरोधी कर्णीय प्रणाली। तो एंटी कोजल सिस्टम का आउटपुट का मान निर्भर करता है, तो आउटपुट का मान ये निर्भर करता है केवल भविष्य के इनपुटों पर निर्भर करता है। आपका एंटी कोजल सिस्टम का आउटपुट का मान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 58। पावर सिग्नल की शर्तें क्या है? तो मैंने पढ़ा रखा आपको, पावर सिग्नल के अंदर होता है आपका ऊर्जा बराबर 0 और शक्ति यानी पावर बराबर होता है आपका निश्चित यानी फाइनाइट, और एनर्जी बराबर होती है इसकी 0। ये होती है आपकी पावर सिग्नल की शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 59। यदि y बराबर x ऑफ t मल्टीप्लाई h1t मल्टीप्लाई h2t, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, कोष्टक में h1 इसके साथ में है, तो अभी अगर इस यहाँ पे कोष्टक लगा दें और इसको अलग लिख दें, तो क्या कौन सी ये आपकी प्रॉपर्टी है? मैंने प्रॉपर्टी सारी लिखा रखी है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सहयोगी संबंधी गुण, यानी प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं गुण। तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब आपको y ऑफ t बराबर x ऑफ t मल्टीप्लाई h1t मल्टीप्लाई h2t दिया गया है, तो आपको x ऑफ t यानी ये x ऑफ t इंटू h1t फिर इन दोनों को कोष्टक के बंद, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया,
फिर इसको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया H2T से। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहयोगी संबंधी प्रॉपर्टी कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हिंदी के अंदर बोलते हैं सतत समय संकेत, यानी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हिंदी के अंदर बोलते हैं सतत समय संकेत बोलते हैं। कि शक्ति को दर्शाया जाता है, तो इसके सूत्र भी मैंने लिखा रखे हैं आपको। तो वो होता है आपका P बराबर, यानी पावर का सूत्र पूछा है तो P बराबर होता है आपका लिमिट T बराबर इन्फिनिटी 1/2T, ये आपका इसकी लिमिट है आपकी +2 से +T से -T तक, ये आपका x(t)² dt। तो ये आपको फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का। तो ये आपका 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ये आपका सेकंड पेपर सेट कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं उनको आप नोट करोगे, अगर नोट्स बनाओगे और लिखोगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में करवा रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम करवा रखे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जाएगा। क्योंकि मैंने DFCCL की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो सारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये पेपर सेट आपका DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव की पेपर को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुसार आपका बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे सीधे आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इनको नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको पेपर सेट बढ़िया लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करके और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।